हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए, जिससे कि आज हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया है। 4 प्रैक्टिस सेट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे कि हमारा ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, पीजीटी फिजिक्स की, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता है, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपने ये देखा कि 4 प्रैक्टिस सेट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पीजीटी फिजिक्स में आए हुए ही हैं। तो आपको नई चीज़ नहीं, आपको बस प्रीवियस ईयर की पीजीटी फिजिक्स की पेपर्स ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना ही कर लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो 100 में से 70 से 80 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। किसका फॉर्म पड़ेगा? रिंकू गंगवार जी। अब इसकी वैकेंसी आने वाली है जल्दी। अभी कोई ऐसी डेट या अभी कोई डेट इसकी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन हाँ जल्द ही होने वाला है। अभी तो काफ़ी हवाएं उड़ रही हैं कि एलटी का भी है, यूपी टीजीटी पीजीटी भी है, जीआईसी प्रवक्ता भी है, सब आने वाली है। लेकिन अभी तक आई तो कुछ नहीं है। बस इंतज़ार में आप भी बैठे हैं और इंतज़ार में हम भी बैठे हैं, और इसी इंतज़ार में हम लोग चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारी आप लोग बखूबी रखिए। तैयारी छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्रिपरेशन अपनी स्ट्रांग रखिए। प्रिपरेशन कैसी होगी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होता जाएगा। चलिए, तो ये हमारा फिफ्थ प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हमारा कल लास्ट प्रैक्टिस सेट आएगा 6, जिसमें भी हम पीजीटी फिजिक्स बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर बार की तरह आप लोगों का रिस्पांस, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी बहुत अच्छा ही होगा। तो पेन और कॉपी निकालना ज़रूरी है। पेन और कॉपी निकालिए, और आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाकई में बड़े सेलेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही रखे गए हैं इसमें। चलिए, बिना समय व्यर्थ किए हुए, अच्छा, ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 हमारा स्टार्ट हो गया है। ग्रेजुएशन के बाद के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे एस्टेट हो गया, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एसएन प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ईएमआरएस, यूकेएलटी, डीडब्ल्यूएसबी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर, एमपी टेट, इन सब के अगर आप किसी की भी एक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको संस्था के नंबर पे कॉल अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 96 28 95 92 37 पे। ठीक है जी, चलिए। तो वही सत्यमता बैच प्रारंभ हो गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी एडमिशन के रिगार्डिंग। इस नंबर पे कॉल कर ली, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कॉल किस पे करना है, और कॉल कभी पिकअप होती नहीं है। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई कॉल मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि आपको अगर पता है, कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस किए। तो आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 15 से 16 क्वेश्चंस होंगे, और 15 से 16 क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल की क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, अब आप खुद देखिए क्या कह रहा है। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, एक प्रोजेक्टेड बॉडी का पाथ इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 x स्क्वायर। मतलब एक बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, और उसकी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 x स्क्वायर से डिस्क्राइब्ड है, इस इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, इट्स का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा गया है। हाँ, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, आपसे पूछा गया है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी यहाँ पे क्या है? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो आप जानते ही हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री का, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। कुछ लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता नहीं होता, ये गलत है। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ट्रेजेक्ट्री का, तो आप इस तरह की क्वेश्चंस बहुत आराम सॉल्व कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा, 101%। तो बताइए, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, स्टैंडर्ड इक्वेशन
ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है? हाँ यही है। बताइए बस। अब आपको ये इक्वेशन तो पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री का। और आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो जो आपका इक्वेशन है वो लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है? अब करना तो सिर्फ इतना है कि कंपेयरिंग करनी है। जब आप टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो काफी कुछ आपको यहाँ पे चीजें निकलेंगी। देखिए जी कैसे निकलेगा। जब यहां से आप x tan थीटा को x से कंपेयर करेंगे तो x के मल्टीप्लिकेशन में कितना है? 1। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? थीटा बराबर 45 डिग्री पे, या पाई बाय कह सकते हैं 4 पे। किस पे होती है? पाई बाय 4 पे होती है। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आती है। 1/2 एक्स स्क्वायर को या 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको यहां पे कंपेयर करने पे, एक तो कंपेयर करने पे ये मिला और दूसरा कंपेयर करने पे आपको क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है अपने लोगों को। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहां से हम एक काम कर सकते हैं क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी, या हम कह सकते हैं यू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी। इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन? जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? काफी चीजें आपको इसमें याद होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में। जैसे इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये तीनों फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, आसान है, इजी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी 4-5 फॉर्मूलेस और हैं जो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टी बराबर भाई 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। अब 2 अपॉन जी एज इट इज करिए, u साइन थीटा। अच्छा, u साइन थीटा बराबर अब कुछ निकाला है क्या? अंडर रूट जी। तो यहाँ पे हम अंडर रूट जी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पे अंडर रूट जी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट जी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट जी। एक अंडर रूट जी से एक अंडर रूट जी कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हो सकता है। तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बच जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट जी। सो दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन से, टाइम पीरियड बोल रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं निकला? देखिए, नफीस अहमद जी का आंसर आ गया है ऑप्शन सी। लेट्स सी, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो नफीस जी एज यूजुअल सबसे पहले आंसर यही देते हैं। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आसान है, इजी है, कुछ नहीं करना था। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने, होप्स हो कि समझ में आ गया। अच्छा चलिए, अभी याद आ गया, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला कैसे आता है? मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल, कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और किसी इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां पहुंच गया, और पार्टिकल ये मीन पोजीशन से कौन सा एंगल बना रहा है? लेट इट बी अल्फा एंगल बना रहा है, और फाइनल पोजीशन से मान लीजिए एंगल बीटा बना रहा है। और पार्टिकल को हमने किस एंगल के साथ फेंका? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ फेंका है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है जी, तो ये tan अल्फा और मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू आपको देगा, और देने के बाद पूछेगा बताइए व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप इससे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है। तो आपको यहाँ पे 5 फॉर्मूले आपने देख लिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और बाकी 1 2 3 4 पीछे वाला 5 फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है।
चलिए, अच्छा एक फॉर्मूला और मैं बता दूं, रेंज इज इक्वल्स टू 4, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम सेम स्पीड से फेंकते हैं और सेम पोजीशन से फेंकते हैं, और अगर दोनों प्रोजेक्टाइल सेम रेंज अगर कवर कर रहा है अलग अलग हाइट पे, अगर एक प्रोजेक्टाइल का एंगल थीटा है और दूसरे प्रोजेक्टाइल का एंगल 90 माइनस थीटा है, तब रेंज में और इनके मैक्सिमम हाइट में ये एक रिलेशन होता है। आई थिंक यहाँ पे 2 होता है या 4 होता है, कुछ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। तो r बराबर 2 अंडर रूट h1h2 होता है या r बराबर 4 अंडर रूट h1h2 होता है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बस फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है, बट यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे 2 होगा कि 4 होगा, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है। बट ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा 4 और 2 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बताइए नफीस अहमद जी, यहाँ पे 2 होता था या 4 होता था? मुझे थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, मुझे मे बी 2 होता था शायद या 4 होता था, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे चलें, आगे चलें। चलिए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना, सब आंसर किया करें, सब लोग आंसर मार करें, आप सब लोग आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं, ये वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर। अच्छा, फिगर आपको होप सो दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैं और बड़ा, अरे बाबा ये क्या हो गया, ये क्या है भैया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, आपको थोड़ा सा फिगर दिखाई दे रहा है ना जी, ओके। कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी, बी बॉडी पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी, और इस बी बॉडी को स्मूथ बोला गया है। ठीक है जी, बड़ा ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, टुवर्ड द लेफ्ट, मतलब टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, नो सफिशिएंट डेटा। बताइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी बी इज, बी बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, नो सफिशिएंट डेटा इज गिवन। आसान है, कैसे करेंगे, आपको ये तो पता ही है कि बल जो होते हैं युग्म में होते हैं, बल किस में होते हैं, युग्म में, मतलब पेयर्स में होते हैं। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमें कौन बताता है, ये हमें न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। अच्छा, ये बात आपको कहां से पता चलती है, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें ये बात पता चलती है। ठीक है जी, ओके। गुड इवनिंग अमिता सिंह जी, काफी दिनों के बाद आप नजर आए। चलिए, नफीस अहमद का आंसर और अमिता सिंह का आंसर आ गया, टुवर्ड लेफ्ट बोला है। अच्छा, अमिता सिंह ने भी और नफीस अहमद दोनों ने बोला है टुवर्ड लेफ्ट। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा क्या ध्यान से, कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी, बी बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते और समझते, लेट्स सी, देखते हैं, एक बॉडी बी है और यहां से ये स्मूथ है, किसी स्मूथ सरफेस पर रखी होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये एक बॉडी है ए, इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो ये वाली बॉडी इधर भागेगी, ए वाली बॉडी इधर भागेगी, तो इस ए बॉडी के मोशन का अपोजिशन कौन करेगा, बी बॉडी। बी बॉडी क्या करेगी, इस ए वाली बॉडी पे अपोजिट फोर्स लगाएगी,
ये बी वाली बॉडी क्या करेगी, इस ए बॉडी पे अपोजिट फोर्स लगाएगी एफ पे। तो ये एफ फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे ए पे लग रहा है फ्रिक्शन, एफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ए बी बॉडी पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा। बोली है कि नहीं? अरे आपको पता है ना, फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन पेयर्स। फ्रिक्शन किस में होता है, मतलब ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर ये बॉडी बी ए बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रही है, तो ए वाली बॉडी बी बॉडी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट की तरफ होगी। बताइए समझ में आ रहा है क्या? टुवर्ड राइट। आसान है, इजी है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए कहां गलती कर दी आप लोगों ने, बात समझ में आ गई क्या? फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन पेयर्स, फ्रिक्शन किस में पेयर करता है, एग्जिस्ट, पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके हाँ, मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को ओहो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। हाँ या परफेक्ट, अभी ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मैं किसी दिन आप लोगों को ना ये कर्ल, डाइवर्जेंस, डेल ऑपरेटर, इसे नेबुला ऑपरेटर पे बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये मैं आपको बता दूंगा किसी दिन आप लोगों को एक पब्लिक क्लास में लेकर, मैं उसको पूरा कंप्लीट खत्म कर दूंगा एक लेक्चर में, ठीक है? इससे बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा पीजीटीज में। द डाइवर्जेंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर का डाइवर्जेंस क्या होगा, 1 0 3 2, बताइए व्हाट विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर। नफीस अहमद जी ने बोला है 7th का सी, बढ़िया। बताइए जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब आंसर करें, सब। अमिता सिंह का भी आंसर सी आ रहा है, ठीक है। और बताइए, अरे सब लोग आंसर करें भाई, कहां हैं? चलिए देखिए, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर इन स्पेस में कोई पोजीशन वेक्टर है। और आप ये जानते हैं डेल ऑपरेटर को हम नेबुला भी बोलते हैं, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ना कि किसी भी फील्ड को, किसी भी वेक्टर फील्ड को बताता है कि कोई कंजर्वेटिव है या नहीं। ये फील्ड के बारे में कमेंट करता है कि वो कंजर्वेटिव नेचर का है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। तो अभी आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ अ पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए आप क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। किसके साथ डॉट करना है, पोजीशन वेक्टर आर के साथ डॉट करना है। और पोजीशन वेक्टर आपके सामने है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, सबका आंसर आ गया, ये तो बढ़िया है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में सबका आंसर आ गया। नफीस अहमद जी का भी आंसर आया, अमिता सिंह का भी आंसर आया, अमर सिंह मौर्य का भी आंसर आया, धर्मेंद्र प्रजापति जी का भी आंसर आया और प्रीति गंगवार का भी आंसर आया। बेहतर, बहुत बेहतर। चलिए अभी इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। डॉट करेंगे तो आई कैप और आई कैप का डॉट कितना होता है, 1। जे कैप का डॉट 1 होता है, के कैप और के कैप का डॉट 1 होता है। तो ये होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एक्स, डेल अपॉन डेल वाई वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 1, 1 1 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज 3। ये स्पेस में बोलना चाहिए था, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में तो 3 होगा, और अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो 2 होगा, 1 डायमेंशनल में 1 होगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, बताइए व्हाट विल बी द कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर। बताइए कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का कर्ल क्या होगा, व्हाट विल बी द कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर।
नफीस अहमद जी का आंसर आ गया है कर्ल 0 होगा। चलिए, और कोई सिर्फ नफीस अहमद जी का आंसर आया है 0। बताइए भाई, और बताइए। अरे अमिता सिंह का भी आंसर आ गया है 0। चलिए, जितने भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं सब रिप्लाई करें, सब आंसर मार करें। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का कर्ल क्या होगा बताइए। जीरो। व्हाट इज मेंट बाय, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी पोजीशन वेक्टर का कर्ल 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पोजीशन वेक्टर है आपका, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन का पार्टिकल मतलब स्पेस में हो, या 2 प्लेन में हो, या किसी 1 डायमेंशन में हो, तो उसका कर्ल 0 आता है। क्यों इसका कर्ल 0 आता है? ठीक है, वो तो आप निकाल लोगे कर्ल कैसे 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? किसी भी पोजीशन वेक्टर का अगर कर्ल 0 होता है तो इससे क्या पता चलता है कि पोजीशन वेक्टर के बारे में, बताइए। उससे इस बात का पता चलता है कि हम पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसको रोटेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रोटेटेड, कैन नॉट बी रोटेटेड, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी रोटेटेड। इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी रोटेटेड, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ कंजर्वेटिव नेचर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भी फोर्स का जब आप कर्ल करते हैं, किसी भी फोर्स का अगर कर्ल करते हैं और वो 0 आ गया, या कोई भी वेक्टर फील्ड है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप किसी भी फोर्स का अगर कर्ल करेंगे, अगर वो फोर्स का कर्ल 0 आ गया, तो ये फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना जी। और अगर किसी भी फोर्स का कर्ल करने पर अगर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? अब एक बात और समझ लीजिए बहुत ध्यान से, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 हो भी सकता है, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 0 कब होगा? जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख देंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द क्लोज सरफेस, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूं, पहले इसको समझिए। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया जाए, तब डाइवर्जेंस ऑफ ई इज ऑलवेज 0, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है तो। और डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि इफ अ चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इज इनक्लोज्ड बाय 3D ऑब्जेक्ट या 3D सरफेस से अगर इंक्लोज्ड है, देन तब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बता, वेरी गुड वेरी गुड। इरोटेशनल, नफीस अहमद जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, इरोटेशनल, परफेक्ट। अच्छा, दूसरी बात देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जितनी भी बातें लिखी हैं इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बनते ही बनता है एग्जाम में। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड 300 ग्राम आर 2 i कैप
प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप सेंटीमीटर एंड माइनस आई कैप माइनस 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, बताइए व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 16 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय 4, माइनस 16 आई कैप प्लस 17 जे कैप माइनस 7 के कैप डिवाइडेड बाय 4, माइनस 16 आई कैप प्लस 17 जे कैप माइनस 7 के कैप डिवाइडेड बाय 4, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय 3। बोलें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे पूछ रहा है। पार्टिकल की पोजीशंस दी गई हैं आपके सामने। मान लीजिए दो पार्टिकल है, स्पेस में कहीं रखा हुआ है, इस पार्टिकल को हमने ए नाम दे दिया और इस पार्टिकल को हमने बी नाम दे दिया। इस पार्टिकल का मास आपको दिया गया है, कितना मास है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और इस पार्टिकल बी का मास कितना है, मान लेते हैं 300 ग्राम दिया गया है मतलब 0.3 kg दिया गया है। पार्टिकल ए की पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और पार्टिकल बी की पोजीशन वेक्टर दिया गया है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इनको क्या निकालना है आपको, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है। आसान है, कैसे करेंगे, RCOM सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होगा बताइए। चलिए अगर इसकी पोजीशन को हम बोल दें R1 और इसकी पोजीशन को अगर हम नाम दे दें R2, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि M1 R1 प्लस M2 R2 divided by M1 plus M2, this is what the position of center of mass। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला है, कितना आसान है। अब ये जो दो मास है ना, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आपके सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। बी और सी होगा आंसर। अच्छा बी और सी सेम है, सेम नहीं है, अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, सेम नहीं होगा। आपका आंसर क्या आया है बताइए, नफीस अहमद जी आपका आंसर क्या आया है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आइदर बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट बताइए। हाँ हाँ ठीक है मोर नन। अच्छा अमर सिंह मौर्य जी ने बोला है नन, इनमें से कोई नहीं, ऐसा है क्या? इसमें तो अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है नन का, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है नन का। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे पुट करिए सारी वैल्यूज को और देखते हैं कितना आएगा। चलिए यही करें, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। बात तो समझ में आ गई ना, फॉर्मूला आपको याद है, इसको आप देख लीजिएगा, करने जा रहा हूँ मैं रफ, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला पता है फटाफट से फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिए कोने में, RCOM सेंटर ऑफ मास की पोजीशन M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है जी। बस उठा के रखिए सारी चीजें। M1 मास कितना है 0.1 ब्रैकेट में, R1 पोजीशन वेक्टर R1 कितना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप ब्रैकेट में भरिए, प्लस मास कितना है 0.3 ब्रैकेट में कितना है जी पोजीशन वेक्टर -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, डिवाइड का साइन बनाएंगे, 0.1 और प्लस 0.3 बिकम 0.4 हो जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1.3 के कैप। अच्छा माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.8 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप प्लस 0.6 के कैप।
डिवाइड का साइन लगाइए, 0.4 लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अच्छा आई कैप यहाँ पे है, आई कैप यहाँ पे है, तो 0.2 आई कैप माइनस 1.8 आई कैप हो जाएगा माइनस 1.6 आई कैप, कोई समस्या नहीं है। जे कैप और जे कैप 1 प्लस 1.2 बल्कि बन जाएगा 2.2 जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या। और 1.3 और 1.6 मिलकर बन जाएगा प्लस 1.9 के कैप। अच्छा 1.9 कहाँ से आ रहा है, 1.9 होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सब ठीक तो है, ठीक है। माइनस 8 ए कैप माइनस 17 जे कैप, 17 कहाँ से आ गया, क्या गड़बड़ हो गया। हुआ क्या? अरे अरे 0.1 और 0.5 मिलकर कितना होता है, देखिए हम से गलती हो गई, माफ करिएगा भाई। 0.5 जे कैप होगा ना, और ये 1.3 के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6, 3 चौक 12, 1.2, 18, 1.8। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0.5 और 1.2, 1.7 जे कैप, के कैप हो जाएगा 1.3 और 0.6, 1.3 एंड 0.6 1.9, कैसे, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई। 0.3 ठीक किया है, 0.4 भी ठीक है, क्या गड़बड़ है भैया। -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, -2 के -6 4 जे, आवाज गई क्या। चलिए हवा आवाज आ रही है ना, एम आई ऑडिबल। हाँ हाँ आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता हो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर की गलती हो सकती है, हाँ हो सकता हो। हाँ -2 के कैप, अगर यहाँ पे हम -2 के कैप कर दें, देखिए हो सकता हो कुछ भाई गलती हो गई हो, टाइपिंग वाइपिंग में गलती हो जाती है अक्सर, माइनस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए माइनस। वैसे ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही मिलेगा, है ना, तो उसमें गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे माइनस, है ना। तो जब आप माइनस करेंगे तो 1.3, 1.6 करेंगे तो 1.2 आ जाएगा ना, तो 1, हाँ 1.3 माइनस 1.6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है आपने, हाँ 0.7 के डिवाइडेड बाय 4। भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट हटा के निकाल दीजिए, तो -16 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइड बाय 4। तो आई थिंक ऑप्शन इसमें कौन सा है, सी, ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे, सबका आ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सबका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक ए म्यू वी इज सेट टू बी सिमेट्रिक। अच्छा सेकंड रैंक टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड रैंक ए म्यू वी इज सेट टू बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा कब, जब ए म्यू वी बराबर ए वी म्यू होगा, या ए म्यू वी बराबर ए की पावर म्यू वी होगा, या ए म्यू वी बराबर माइनस ए म्यू वी होगा, या ए म्यू वी बराबर माइनस बी म्यू होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, नफीस अहमद जी का आंसर भी आ गया 9 का डी, वाह भाई वाह, सिमेट्रिक पूछ रहे हैं नफीस अहमद जी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पूछ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन तो नॉन सिमेट्रिक की होती है भाई, नॉन सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ना, सिमेट्रिक पूछ रहा है तो ये किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक कंडीशन है ना।
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड रैंक टेंसर के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग बता सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं सेकेंड रैंक टेंसर के? सेकेंड रैंक टेंसर जैसे कि बताइए क्या क्या हो सकता है? एक तो मैं बता देता हूं, जे कपलिंग। जे कपलिंग, चलिए दूसरा आप बताइए। दो और बताइए, एक तो मैंने बता दिया, दो और आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, लगभग सभी ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्रेशर, इसको हम स्ट्रेस टेंसर ही बोल सकते हैं, स्ट्रेस टेंसर। किसका आंसर था ये? नफीस अहमद जी का आंसर था, बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। और बताइए, एक और बता दीजिए, एक और बता दीजिए। चलिए, अरे यार ये क्या हुआ? शिट। फिर चेक करना जरा माइक। हेलो, 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 परफेक्ट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए, तो हाँ, क्या बता रहा था मैं, सेकंड रैंक टेंसर की एग्जांपल, जैसे कि एक दो जे कपलिंग हो गया, स्ट्रेस टेंसर हो गया, जैसे प्रेशर उन्होंने एग्जांपल दिया, एक होता है हार्डनिंग पैरामीटर, ये भी होता है, याद रखिएगा, हार्डनिंग पैरामीटर। ठीक है जी, ओके। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Fermi is one of the unit used to express. Fermi is one of the unit used to express energy, momentum, impulse, length. बताएं। Fermi is one of the unit used to express energy, momentum, impulse, length. बताइए which option is correct? ऑप्शन आपके सामने है, एनर्जी, मोमेंटम, इंपल्स, लेंथ। बताइए। लेंथ,
लेंथ इज अ राइट आंसर। लेंथ की और क्या क्या यूनिट होती हैं? बड़ी बड़ी यूनिट क्या होती है? जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, और क्या होती है? और जैसे कि आपका हो गया लाइट ईयर हो गया, जैसे आपका पारसेक हो गया, है ना, नॉटिकल माइल हो गया। तो ये सारी यूनिट्स कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं लेंथ की? जैसे कि इसमें नॉटिकल माइल भी हो गया, नॉटिकल माइल 1.8532 किलोमीटर, ऐसी कुछ होता है रेंज, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। नॉटिकल माइल हो गया। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई, जैसे कि लाइट ईयर हो गया, लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। पारसेक हो गया, जिसे हम पैरालिटिक सेकेंड भी बोलते हैं, पारसेक। जैसे और क्या नाम है इसका? पैरालिटिक सेकेंड, पैरालिटिक सेकेंड हो गया। तो आपको पता होना चाहिए एक पारसेक बराबर होता है 3.2 लाइट ईयर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे और छोटी यूनिट में क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट में क्या होती है, जैसे कि फर्मी हो गई, है ना, एंगस्ट्रॉम हो गया। तो फर्मी जो यूनिट होती है वो हम किस में यूज करते हैं? न्यूक्लियस के डायामीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायमीटर होता है एक फर्मियन, एक फर्मियन के बराबर। और एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। और एंगस्ट्रॉम भी इसकी काफी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए डिग्री बार लगा देते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम जो हम लोग यूज करते हैं वो एटम के डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एटम के डायमीटर को, डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ एटम जो होता है वो एंगस्ट्रॉम की यूनिट मतलब ऑर्डर का होता है। बाकी न्यूक्लियस का डायमीटर फर्मियंस के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो होप सो कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और सबका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। प्रीति जी का भी आंसर ठीक है, नफीस का भी आंसर ठीक है, अमिता सिंह का भी आंसर ठीक है, और प्रीति गंगवार जी का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन किसके बराबर है? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन? बताइए। What will be the dimension of velocity gradient are same as time period, frequency, angular acceleration या फिर acceleration? आसान है, अब क्वेश्चन तो इजी है, ये तो आप सब कर लेंगे। प्रीति जी का आंसर आ गया है 11th का बी, बेहतरीन। सबसे पहले आंसर दिया है प्रीति गंगवार जी ने, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? टी इनवर्स, t-1। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? टी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है t⁻², और एक्सेलरेशन डायमेंशन होती है LT-2। अब क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात की जा रही है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है बच्चे? डेल वी अपॉन डेल जेड या डेल एक्स या डेल वाई, वन डायमेंशनल में देख लीजिएगा। डेल वी अपॉन डेल जेड होता है, वी है वेलोसिटी और डेल जेड क्या है? लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है। और डेल वी क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल जेड, और वेलोसिटी की होती है LT-1 और जेड की होती है L, कैंसिल आउट, इट बिकम्स T-1, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होगी। तो चलिए, सबका आंसर ठीक है। प्रीति जी ने भी आंसर ठीक दिया, नफीस अहमद जी का भी आंसर ठीक है, अमिता सिंह का भी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है वो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ CR सर्किट या रिलैक्सेशन टाइम ऑफ LR सर्किट, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ CR एंड LR सर्किट। मान लीजिए टाउ है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ CR सर्किट, तो CR सर्किट का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है?
सी आर है ना, सी आर होता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एल आर सर्किट का कितना होता है, एल अपॉन आर होता है, याद रखिएगा। तो इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है, और इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ टाइम के बराबर होता है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 is given 3.5 10 to the power minus 7 meter and lambda 2 is equals to 5.4 10 to minus 7 meter allowed to irradiate the surface of the material one by one. The stopping potential for electrons emitted in two cases is 2:1. अच्छा, stopping potential का रेशियो दिया गया है दोनों केसेस में। What is the stopping potential? stopping potential होता है मतलब ऐसा अपोजिट में पोटेंशियल अप्लाई किया जाए जिससे कि जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए। तो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जो मेटल के टारगेट से बाहर निकल रहा है, मेटल की प्लेट से बाहर निकल रहा है, उसको रोकने के लिए अपोजिट में लगाई गई एनर्जी है या अपोजिट में दी गई एक पोटेंशियल है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन दे रहा है 2:1 रिस्पेक्टिवली। द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्लेट का वर्क फंक्शन क्या होता है, व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जिससे कि कोई इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बस बाहर आ जाए, बस बाहर आ जाए, बाहर आके काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इससे ये कोई कंफर्म नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आ जाए, मतलब अंदर से बाहर आ जाए। तो वो कम से कम एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन की वो कम से कम एनर्जी जिससे कि कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के टारगेट से निकल के मेटल के सरफेस पे आ जाए, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कहलाता है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है। अब बताइए पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड। बता तो दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, अपोजिट में लगाई गई ऐसी एनर्जी जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, तो उस अगेंस्ट में लगाई गई पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मान लीजिए V से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यही होता है। और आपको पता है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन w, w को मान लेते हैं वर्क फंक्शन। तो अब दोनों केसेस में आप निकाल दीजिए फटाफट से, दोनों केसेस में निकालिए फटाफट से, क्या होगा बताइए। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V1, तो क्या होगा hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन, तो भाई सेम होगा, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन E मान लेते हैं। दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, ये भी hc अपॉन अब लैम्डा 2, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो गया, वर्क फंक्शन चेंज नहीं हो, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। अब बस करना क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपके सामने दिया गया है, दोनों को भाग कर दीजिए। तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस w डिवाइडेड बाय hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस w। बताइए जी, इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से पेन और कॉपी निकालना पड़ेगा भाई आप लोगों को। चलिए, आपको मैंने बताया था अगर वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लिखा जाए तो hc की वैल्यू कितनी होती है, 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, मैं कई बार आप लोगों को ये वैल्यू बता चुका हूं। बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, hc की वैल्यू कितनी होती है 12375। तो आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड, और इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड उड़ गया तो जूल मीटर हो जाएगी, बोलो है कि नहीं। तो एससी की यूनिट हो जाएगी वो जूल मीटर हो जाती है, 12375 जूल मीटर। अब क्योंकि मीटर में नहीं लेंगे हम, एंगस्ट्रॉम में लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, इसको किस में लेंगे हम, एंगस्ट्रॉम में लेंगे, है ना जी। तो इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, क्लियर है क्या। तो एचसी की जो वैल्यू होती है 12375 होती है, तो दोनों केस में रखिए एचसी बराबर रख दीजिए 12375। अच्छा, पहले केस में वेवलेंथ कितना है, पहले केस में वेवलेंथ कितना है, पहले केस में वेवलेंथ है 3.5 10 to -7, 3.5 10 to the power -7
माइनस डब्ल्यू, डिवाइड का साइन बनाइए, एच सी 12375 डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में वेवलेंथ कितना है 5.4 10 माइनस 7, 5.4 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस डब्ल्यू कर दीजिए। बस इसको किसके बराबर कर दीजिए V1 अपॉन V2, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रेशियो दिया गया है 2:1, तो 2/1 कर दीजिए। अब यहां से क्या डब्ल्यू नहीं निकाल सकते, यहां से क्या डब्ल्यू नहीं निकाल सकता, वर्क फंक्शन। अब यहां से वर्क फंक्शन अब आराम से निकाल दीजिए आप लोग। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब सिंप्लीफाई करके जब वर्क फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कर चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी अप्रोच के साथ बढ़ना है, बस ये फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को और किस नाम से जाना जाता है बताइए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है ना जी। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। और ये है वेवलेंथ, हाँ इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और ये कौन सी वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिखते हैं, ठीक है। क्या कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉपी डाउन, ठीक है जी। तो देख लीजिएगा आंसर यही आएगा आपका 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी का आया क्या अभी तक, अभी तक किसी का नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर इज 10 वॉट। एक छोटा सा लाउड स्पीकर, इसका पावर कितना है 10 वॉट है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास एक साउंड का सोर्स है, मतलब एक लाउड स्पीकर है, ओके जी। उस लाउड स्पीकर का पावर कितना है 10 वॉट है। कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। और इंटेंसिटी कितनी मिलती है आपको, 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी मिलती है। इफ द पावर ऑफ द स्पीकर इज डबल, अगर स्पीकर की पावर को डबल कर दिया जाए, मान लीजिए डबल करके हमने 10 वॉट कर दिया है, और कह रहा है इंटेंसिटी एट 6 मीटर विल बी, इसकी इंटेंसिटी 6 मीटर पे कितनी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है पावर पे, पावर ऑफ द सोर्स के पावर पे, और कितनी दूर है वो पावर, आपके सोर्स से कितना दूर है, और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस भी डिपेंड करती है। मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ द साउंड के बीच की डिस्टेंस भी डिपेंड करती है। तो आपको ये पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जब दोनों का आप कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है I इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलिए बस उठा के यही लगाना है, और करना क्या है, इंटेंसिटी को आप I1 I2 मान लें क्या, चलिए इसको I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, इसको R1 इसको R2, इसको I1 इसको I2 मान लेते हैं, है ना, I1 I2 मान लेते हैं। चलिए अब आप फटाफट से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट दोनों में सेम रहेगा ना, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा P1 अपॉन P2, और ये आ जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको, इसी फॉर्मूले को। इंटेंसिटी आपको दिया गया है 2 वॉट, रख दीजिए सारी वैल्यू जरा उठा के रखिए। इंटेंसिटी कितनी दी गई है 2 वॉट, आपको इंटेंसिटी I2 फाइंड आउट करना है। P1 दिया गया है 10 वॉट, दूसरे केस में दिया गया है 20 वॉट, और रेडियस R2 कितना दिया गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है मत करो, 6/3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कर दो 4, 4 एकम 4, 4 5 दूना 10, ये हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा आई थिंक 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रही है, यस, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए आसान है, इजी है। नफीस अहमद जी आपका 2 आंसर आ रहा है, किस चीज का, 13 का बी कैसे आ गया, 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर कैसे आएगा भाई, आप लोगों का 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। अरे 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, इनिशियल इंटेंसिटी 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना, इंटेंसिटी चेंज होगी ना, पावर चेंज कर दिया, सोर्स से डिस्टेंस बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। बोलिए
ये देखिए सामने आपके, सबने भी आंसर लगाया है, 13 का भी सबने आंसर लगाया है। कैसे गलत कर दिया भाई आप लोगों ने। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द apparent wavelength of ray of light from a star, the apparent wavelength मतलब difference in wavelength, apparent wavelength of a ray of a light from a star is 0.01% higher than its true wavelength, higher than its true wavelength. Then the velocity of star will be, star की velocity होगी 50 किलोमीटर पर सेकेंड toward the observer, 30 किलोमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या 50 किलोमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए। The apparent wavelength of a ray of light from the star is 0.01% higher than its true value. वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। बताया था ना मैंने आप लोगों को रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट में क्या होता है, आप कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी आपसे बहुत दूर जाती है तो वो रेड शिफ्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और वेवलेंथ बढ़ता जाता है, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती जाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आता जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ कम होता जाता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका वेवलेंथ है ना वो 0.01% ऑफ हायर देन इट्स ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से हायर है, बढ़ा हुआ है। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब है कि जो इसकी इमिटेड एनर्जी है वो भी कम हो रही है, और इमिटेड एनर्जी कम होगी जब आपसे सोर्स दूर जाएगा। तो पहली बात तो है कि कंडीशन दूरी वाला है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो भी जा रहा है वो दूर जा रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपको बताना है कौन सा आंसर है, बताइए। एलिमिनेट करना सीखा करिए, एलिमिनेट करना आ गया तो सब कुछ आसान है। डॉपलर इफेक्ट आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि अपरेंट वेवलेंथ लैम्डा डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी। सबसे आसान और सबसे इजी रिलेशन है, इसको ही फॉलो करिए, कुछ भी मत करिए। अगर हम ट्रू वैल्यू को 100 मान लें, कितना मान लें, 100 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी पता नहीं, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, यहां से स्पीड ऑफ लाइट निकाली जा सकती है क्या? अरे न्यू नहीं है, वी है, वी 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 वी। तो यहां से आप फटाफट से सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से वी कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में है क्या, तो किलोमीटर में तो उसको कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। अरे 3000 नहीं आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? .01% कितना होता है, 0.01% कितना होगा, बताइए। 0.01% अपॉन 100 कर दीजिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 1/10⁴ हो जाएगा। मतलब 10⁴ पे इसकी वैल्यू 1 बढ़ी है। अच्छा मतलब इनिशियल वेवलेंथ कितना है, 10⁴ है, माफ करिएगा, यहाँ पे 10⁴ होगा, और इनिशियल वेवलेंथ पे ट्रू वैल्यू कितनी, मतलब इसका एपरेंट वेवलेंथ कितना है, 1 है, एपरेंट वेवलेंथ 1 है, ठीक है। अब यहाँ से करिए, अब डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए इसका यहाँ पे कितना एपरेंट वेवलेंथ बोला है, 0.1% ऑफ द ट्रू वैल्यू, मतलब जीरो, आपको इसमें करना क्या होगा, 0.01% है, तो इसको आप चेंज करिए फ्रैक्शन में, चेंज करेंगे तो 1/10⁴ हो जाएगा, मतलब इसकी ट्रू वैल्यू तो 10⁴ है, और 10⁴ में कितना इसका एपरेंट वेवलेंथ है, 1 है। समझ में आ रहा है क्या? तो 1/10⁴ इज इक्वल्स टू v अपॉन c है 3 × 10⁸। सो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁴। ये सिंप्लीफाई करिए तो v बराबर आपको हो जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, 30 किलोमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। द ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे कर रहे हैं भाई आप लोग?
अमर सिंह मौर्य जी 14 का ए कैसे आएगा, टुवर्ड कैसे आएगा, टुवर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्यों होगा भाई? आप देखिए ना, इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या होता है, एनर्जी बढ़ रही है। अरे इसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कब कम होगी, जब इसकी इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कब होगी, जब कोई चीज दूर जाएगी ना, जब कोई लाइट का सोर्स आपसे दूर जाएगा ना, तभी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार है वो आपसे दूर जा रहा है, और इसी को तो बोलते हैं रेड शिफ्ट। जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो रेड शिफ्ट, पास आता है तो ब्लू शिफ्ट। ठीक है, 14 का बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पृथ्वी गंगवार जी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे आई थिंक इतना ही क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही हो पाएगा क्या। चलिए इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन। फ्रीक्वेंसी में जो डॉपलर इफेक्ट है वो डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे, स्पीड ऑफ सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे, या डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे। देखो ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, सोर्स की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे भी डिपेंड करता है, बट ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड रिजल्टिंग फ्रॉम टू वाइब्रेशन। देखिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक होमवर्क आप लोगों के लिए मैं ये दे रहा हूं, दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन नंबर 17 है, एक क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक लास्ट क्वेश्चन है 20। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है जी, चलिए होप सो कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ गया होगा। और इसी क्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीचर्स एकेडमी के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग और मजबूत कर सकते हैं जी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।